हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम में। दोस्तों, अगर आप यूपी होमगार्ड 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज़ खास तौर से आपके लिए बनाई गई है, यूपी होमगार्ड के बच्चों के लिए जो यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। इसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास के एमसीक्यू जो है कर रहे हैं, जिसमें मैं 25 क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के, और आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख लेना। तो ये टोटल 500 क्वेश्चन की सीरीज होगी जो हिस्ट्री से रहेगी, चाहे वो एंशिएंट मिडाइवल हो या मॉडर्न हो। उसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, है ना, और इन्वायरमेंट, यूपी के सभी टेस्ट हम कराएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हें आपको ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बिल्कुल उसी लेवल पर रखा है कि यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस के लिए ये क्वेश्चन सफिशिएंट है। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप हमारे सारे जितने भी जीएस के टेस्ट सीरीज रहेगी वो लगा लेंगे तो निश्चित ही आपका स्कोर टॉप पर रहेगा और आपको सफलता पाने में, ये मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप मेरे जितने भी टेस्ट हैं वो सारे लगा लेंगे तो। ठीक है, मैं बिल्कुल वैसे ही नहीं कह रहा हूँ कि अपने टेस्ट बेचने के लिए या वीडियो देखने के लिए। आप खुद जज कीजिए, पढ़िए और देखिए कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या रखा है। ठीक है, और उसी के बाद जो है आप अपना डिसीजन लें। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और यूपी के किसी न किसी एग्ज़ाम में इनके आने की ज़्यादा संभावना है। यूपी होमगार्ड के लिए बेस्ट ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, और आप पढ़िए ज़रूर, है ना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक है, तो इसी के क्रम में जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है तो उसमें आज हम 25 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन। उसमें समझाया गया है। अगर आपने भी 25 क्वेश्चन पूरे ध्यान से पढ़ लिए हैं जो वीडियो में बना चुका हूँ तो उसको आप ज़रूर देखिए। तो आने वाले 50 क्वेश्चन भी आप उसी के बेस पर कर लेंगे, क्योंकि मैंने सारी क्वेश्चनों की व्याख्या बताई है और उसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन बनेंगे। जिस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हो वो मैंने सारे व्याख्या के साथ समझाए हैं। ठीक है, तो आज हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने साबरमती आश्रम से किस तिथि को की थी। अब देखो, दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह दोनों बात एक ही है। ठीक है, चाहे वो दांडी मार्च पूछे या नमक सत्याग्रह पूछे, तो गांधी जी ने कहाँ से, साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की थी। कौन सी तिथि को, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1931 या 2 अक्टूबर 1930। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि 12 मार्च 1930 को ये दांडी मार्च की शुरुआत की थी। ठीक है, इसके विषय में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि इसका आंसर हो जाएगा कि 12 मार्च 1930 को, और गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों की यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर, कहाँ पहुंचकर, दांडी पहुंचकर, ठीक है, दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भाई दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई तो हमें आंसर बताना है कि 12 मार्च 1930। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसकी डेट क्या रहेगी, इसकी डेट रहेगी 6 अप्रैल 1930। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च शुरू किया गया था और 12 मार्च 1930 को, सॉरी, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन और 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह। ठीक है, दोनों बात क्लियर होगी। अब इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने सारा एक्सप्लेन करके बता दिया है। ठीक है, देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो शुरू में एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ें ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, जिसके बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। तो जो गांधी इरविन समझौता इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि यही पूछा जाता है कि भाई गांधी इरविन समझौता कब और किसके बीच हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता, तो आपको बताना है 1930, 1931, 1932 या 1934। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में। इसलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। लो जी, एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट आ गया है कि इसे दिल्ली समझौता कहते हैं। अब आपसे पूछ लिए, देखिए आपने पढ़ा है कि भाई जो है दिल्ली समझौता कब हुआ, 1931 में हुआ। गांधी इरविन के बीच जो समझौता हुआ उसे ही दिल्ली समझौता कहते हैं। अब दोनों में से किसी प्रकार क्वेश्चन पूछ ले, चाहे वो गांधी इरविन समझौता पूछ ले या दिल्ली समझौता पूछ ले, आपको क्या बताना है कि 1931 में हुआ था। ठीक है, और इसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। लो जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1930 में। कब, जब नमक कानून तोड़ा था, है ना, नमक कानून। ठीक है, नमक कानून। अब नमक कानून कब शुरू किया गया था, वो 6 अप्रैल
6 अप्रैल को तो ये क्या नाम 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, है ना। और दिल्ली समझौता कब हुआ? 1931 में। कभी कभी इनका जो है क्रम भी पूछ लेता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, है ना। सारे क्वेश्चन रटा दूंगा, आप जब पेपर देंगे यूपी होमगार्ड का तो आप पाएंगे कि सारे क्वेश्चन इसी पीडीएफ से ना मिल गए तो तब कहना, ठीक है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे? ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, है ना, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। उन तीनों में कौन किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं बता देता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के प्रतिनिधित्व के लिए तीनों सम्मेलन में भाग लिया और गांधी जी ने केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मैं आपसे बिल्कुल डीपली बता रहा हूँ कि पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो भाई दूसरे, ठीक है, दूसरे सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये भी डाउट क्लियर हो गया कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों में सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, दलितों का प्रतिनिधित्व किया था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन ना रटा दिया तो तब कहना आप। चलिए 29 हमारे पास कि काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसे पहले काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था, किस वर्ष हुआ था? ठीक है, अब पहले तो ये है कि पहले इसे काकोरी कांड कहते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो किस वर्ष हुआ था? 1922, 1925, 1928, 1931। अगर आप हमारे जो पहली क्लास, ठीक है, जो क्लास हमने पहली कराई है 125 क्वेश्चन कराए हैं, उसमें अगर आपने वो अटेंड की होगी तो आप इसका आंसर तुरंत दे दें, क्योंकि मैंने उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो और बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925। ठीक है, 1925 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 9 अगस्त, है ना, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। ठीक है, चलिए अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, ठीक है, HRA के क्रांतिकारियों ने कौन कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां आदि ने लखनऊ के पास काकोरी में सरकारी खजाने को लूटा था। ठीक है, तो ये याद हो गया। अब यह है कि किस संस्था से वे लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन किया था? तो वे HRA से जुड़े हुए थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने बुलंद किया था, प्रसिद्ध बनाया, मतलब किसने प्रसिद्ध बनाया था? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या मोहम्मद इकबाल? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद भी होगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। और यह नारा मूल रूप से हसरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन इसके जन जन तक पहुंचाने और प्रसिद्ध बनाने का श्रेय भगत सिंह को दिया जाता है। ठीक है, तो अब इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूं कि ये पूछते हैं कि जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा, है ना, तो वो लिखा हसरत मोहानी ने। इसमें ये भी ऑप्शन दिया होता है और भगत सिंह भी ऑप्शन दिया होता है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते और भगत सिंह टिक मार करके आ जाते हैं, तो जो गलत हो जाता है। तो इसलिए कि जन जन तक पहुंचाया मतलब प्रसिद्ध बनाया वो भगत सिंह ने, और लिखा इसको हजरत मोहानी ने था, हजरत मोहानी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 1932 किन दो नेताओं के बीच हुआ था? गांधी इरविन, गांधी और अंबेडकर, गांधी और जिन्ना या नेहरू और अंबेडकर? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। अब मैं आपको याद दिलवा दूं कि भाई दूसरा गोलमेज सम्मेलन, है ना, थोड़ा सा बता देता हूँ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। ठीक है, 1931 में हुआ। इसमें गांधी जी कांग्रेस की तरफ से गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए, लंदन भाग लेने के लिए गए, और वहीं जो है दलितों को डबल वोटर का जो वोटर है वो डालने का अधिकार मिला था। तो वो उससे गांधी जी खुश नहीं थे। ठीक है, उससे गांधी जी खुश नहीं थे और इन्होंने वहाँ जो है राउंड टेबल जब पहुँचे तो वहाँ इनकार कर दिया था कि हम ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और उसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकला और गांधी जी वापस आ गए थे। ठीक है, तो उसी के बीच ये आकर के अनशन पर बैठ गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने वो अधिकार दे दिए थे कि भाई आप डबल इलेक्ट्रिक जो मतलब इलेक्ट्रिक का काम है, वोट का काम है, वो अधिकार मिल गए थे। तो उसी के दरमियान गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे यरबदा जेल में। ठीक है, तो उसी के बीच गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है
कि यह समझौता यरबदा जेल में हुआ था, जिसके तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र के बजाय आरक्षित सीटों पर सहमति बनी थी। भाई हम दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया था अंग्रेजों ने, और गांधी जी उसको मान नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप आरक्षित सीटें ले लें और ये पृथक निर्वाचन की प्रथा खत्म कर दें। इसी के बीच ये समझौता 1932 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की। तो एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, मतलब कब हुई, 1939 में हुई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब, 1939 में। किसने की थी, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, एम एन रॉय या आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने कब की, 1939 को। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद इस्तीफा देकर गांधी जी ने अपनी नई पार्टी नेताजी ने अपनी नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी। अब कांग्रेस त्रिपुरी संकट क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई कांग्रेस त्रिपुरी संकट ये है कि कांग्रेस ने त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये भी पार्टी के लिए लड़े, अध्यक्ष के लिए, और पट्टामी सीतारमैया ये गांधी जी की तरफ से अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़े। लेकिन सबकी सहमति थी कि सुभाष चंद्र बोस को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाए, और गांधी जी चाहते थे कि जो पट्टामी सीतारमैया है उनको मतलब अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई और वे अध्यक्ष बन गए। इसी के चक्कर में जो है गांधी जी इनसे नाराज भी हो गए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने स्थिति को समझते हुए कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन से इस्तीफा दे दिया था और अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बना ली थी। कब, 1939 में ही। ठीक है, ये याद रखना। सारा इतिहास मुँह ज़बानी आपको रटा दूंगा, चाहे आप मुझसे कहानी के रूप में पढ़ लो या पूरा जीएस, कुछ भी जो आपको पढ़ना है, चाहे वो मतलब वन लाइनर जितने भी पढ़ने हैं वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, और क्वेश्चन पेपर जितने भी सॉल्व करने हैं वो मैं करा दूंगा। सारे के सारे आपको मुँह ज़बानी रटवा दूंगा। बस आप जो है वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें, और उसको एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रहा हूँ, व्याख्या दे रहा हूँ, वो आप ज़रूर समझे। सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, करो या मरो, दिल्ली चलो, या भारत मतलब अंग्रेज भारत छोड़ो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करो या मरो का नारा दिया था, है ना। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें यह है कि भाई जो आंदोलन है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा करो या मरो। तो अब असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से आंदोलन शुरू हुआ था, और इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। कभी कभी मिलान करने को आ जाता है कि उसमें पूछ लेगा कि अगस्त क्रांति कब हुई। ठीक है, तो अगस्त क्रांति के नाम से क्या फेमस है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये फेमस है। चलिए, और कब हुआ ये, 8 अगस्त 1942 को। डेट जरूर याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, तो जितने भी कांग्रेस के मैं ये सोच रहा हूँ कि कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सारा एक वीडियो में आपको बना करके दे दूंगा। ठीक है, जिनके इंपॉर्टेंट जो भी अधिवेशन होंगे वो। तो इसमें पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, नेली सेनगुप्ता, विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। ठीक है, कब बनी थी ये, 1917 में। ठीक है, और कौन से अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। और इसमें याद रखने वाली बात है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, जो बनी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो उत्तर क्या होगा, सरोजनी नायडू 1925 में बनी थी कानपुर अधिवेशन में। 2 क्वेश्चन याद हो गए भाई, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, एनी बेसेंट, 1917 में कलकत्ता में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भैया 1917 में कलकत्ता में बनी। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला की जो बात चल रही है वो हो जाएगी आपकी प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू। तो प्रथम भारतीय महिला कौन, सरोजनी नायडू। कौन से अधिवेशन में, 1925 के कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, कानपुर अधिवेशन में। तो अब ये भी पूछा जाता है कि 1925 का अधिवेशन में सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी, और प्रथम जो महिला थी वो एनी बेसेंट थी, कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि ये होमगार्ड या यूपी पुलिस या जीके जीएस जो जहाँ भी किसी भी एग्जाम में आ रहा है उसके लिए ये बेस्ट क्लास है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें। और जो मैंने पहले क्लास में जो 25 MCQ कराए, बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपने वे किए होते कल तो आज ये सारे के सारे क्वेश्चन लगभग आप कर देते हैं। ठीक है,
चलिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड है जो मैं व्याख्या बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आज़ाद हिंद फौज आईएनए की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था। तो आईएनए की स्थापना किसने की थी ये देखना है, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस या निरंजन सिंह गिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह ने। तो हालांकि बाद में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया, लेकिन इसकी मूल स्थापना श्रेय जो है वो मोहन सिंह को जाता है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि भाई आईएनए की स्थापना किसने की और उसमें ऑप्शन है मोहन सिंह, तो हम ऑप्शन मोहन सिंह लगाएंगे, नहीं तो फिर हम सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, ठीक है। तो चोरी चौरा कांड के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, रोलेट एक्ट के बाद या खिलाफत आंदोलन के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग, ठीक है। अब जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद जो है गांधी जी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। एक और थे रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी उपाधि लौटा दी थी, ठीक है।